हेलो माय डियर्स, जैसा कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जा रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि इसी के दौरान आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें अगर आपने शेखावाटी मिशन के जो पेपर्स हैं अगर आपने हल करे हैं तो आपको यकीनन विश्वास आ गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर अगला जो एग्ज़ाम है 10वीं क्लास का है और ये हिंदी का एग्ज़ाम है, 12 मार्च को होने वाला है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि आपके लिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मतलब कम थोड़ा सा ध्यान देना है उसके ऊपर, लेकिन जो अधिक पढ़ना है वो आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हिंदी में आपको किस प्रकार से इस पेपर को हल करना है और किस तरीके से आपको करना है। एक तो आपसे ये उम्मीद है कि ये जो मॉडल पेपर है 2025 का मॉडल पेपर है इसको आप अवश्य निकाल लें। आप इसके सारे जो क्वेश्चन हैं आपको आने चाहिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप कल का दिन बीच में है आपके पास, तो आप उनको हल कर लीजिए। नहीं आए तो अपने सर से या टीचर से अपने दोस्त से आप कंसल्ट करके इस पेपर को पूरा हल कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर और 2024 का पेपर 23 का पेपर इन्हीं 3 पेपरों में से आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन वापस मिल जाएंगे। ये यकीन मानिए, आप विश्वास रखिए। तो इसके अंदर आपको मालूम भी हो जाएगा कि मेरा स्तर कितना है कितना नहीं है। जैसे अब ये पेपर है, इस पेपर के अंदर आपको ये सारे प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं ये आप चेक कीजिए, और चेक करने के बाद में जो आपको नहीं आता है उसको नोट कीजिए और वो आप डिस्कस करके अपने सर से पूछ लीजिए। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि मोस्ट कौन कौन से लेसन है, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है इस समय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे पहला पार्ट है सूरदास जी का। तो इस पार्ट के अंदर हम जो बात करते हैं कि जो मोस्ट चीज़ें हैं वो कौन कौन से एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो सूरदास जी के बारे में आपको देखो थोड़ा सा तो नॉलेज तो पता होगा क्योंकि आपने पार्ट पढ़ा है। तो इसके अंदर जो इनकी रचनाएं हैं वो आपके एग्जाम में कल पूछ सकता है। और साथ ही के अंदर इसमें जो बात करते हैं प्रश्नों की, तो प्रश्नों के अंदर ये जो 7वां प्रश्न है, व्याधि शब्द का तात्पर्य क्या है आपको पता होगा, शारीरिक कष्ट कहते हैं उसको। और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो ये तुलना करी है हारिल पक्षी से। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हारिल पक्षी के ऊपर आपका प्रश्न बन के आ सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर क्या उपमा दी है, तो यहाँ पे उपमा दी है कुटिल राजनीतिज्ञ की। ठीक है, गोपियों ने कृष्ण को क्या कहा है, कुटिल राजनीतिज्ञ कहा है। अब इसमें प्रश्नों की बात करते हैं हम। तो इस प्रश्नों के अंदर आपका जो पहला प्रश्न है ये मोस्ट प्रश्न है आपका, ये इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, इसके साथ में ये हारिल पक्षी वाला, हारिल की जो लकड़ी होती है, हारिल की लकड़ी के बारे में भी आपको ये प्रश्न आ सकता है। कृष्ण प्रेम रूपी हारिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है। तो इस पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन है आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप अच्छे से आप इनको देख लें। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आगे के जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई खास प्रश्न नहीं है, बट वो 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जीवन परिचय की बात करें, कवि परिचय पूछे आपको तो तुलसीदास जी का आपकी बार आ सकता है। तो तुलसीदास जी के बारे में आप जो भी इनके जन्म स्थान है, जब 1532 में हुआ जन्म, कहाँ हुआ, राजापुर गाँव बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ, और गुरु का नाम है नरहरिदास, और माता पिता इनके हुलसी और आत्माराम, और जन्म का समय कौन सा नक्षत्र है, बचपन का नाम राम बोला था इनका, पत्नी का नाम रत्नावली है, भाषा इनकी अवधि ब्रज है। इतना काफ़ी है आपके लिए याद करने के लिए। ये अर्भक शब्द से तात्पर्य क्या है, तो ये ध्यान रखिए आप, शिशु होता है इसका मतलब। गालकू शब्द का अर्थ क्या है, तो गालकू का मतलब नाश करने वाला। इसके बाद में हम प्रश्नों की बात करते हैं। तो महाभट्ट शब्द का ये आंसर पूछ सकता है आपको। महाभट्ट का अर्थ क्या होता है, महाभट्ट का मतलब होता है महान योद्धा। ठीक है, ऐसे ही आप इन सभी प्रश्नों को एक बार निगाहों में उतार लीजिए, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर नाथ शंभुधनु बंज निहारा, इसमें नाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो यहाँ परशुराम के लिए हुआ है। और इसके बाद में और बात करें तो ये प्रश्न मोस्ट है इसके अंदर, कुशल वीर पुरुष के लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई है। इसी के साथ में अगला जो इसमें बात करें मोस्ट प्रश्न की, तो यहाँ पर आप मोस्ट प्रश्न के रूप में यहाँ पर ये प्रश्न कर सकते हैं, लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के कटु वचन को सहन करने का कारण क्या बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में और ये कुछ पद्यांश हैं, पद्यांश आप इसका जरूर देख लेंगे, पद्यांश भी इस पार्ट से आ सकते हैं आपके। और इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये प्रश्न भी मोस्ट है,
गुरु ऋण से कौन मुक्त होना चाहता था और सभा में हाहाकार क्यों मच गया था। इसके बाद में बहुत ही शानदार कवि जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय 100% आने की संभावना है। छायावाद के एक आधार स्तंभ कवि हैं, बहुत ही शानदार कवि हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो इनका जन्म 1889 वाराणसी में हुआ और इन्होंने क्वींस कॉलेज से काशी में 8वीं तक पढ़ाई करी। संस्कृत, हिंदी, फारसी छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं ये। रचनाएं हैं इनकी चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। और नाटक है इनके अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। उपन्यास इनका कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह है आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो ये आप इनके बारे में देख लें। और 1937 इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो कविता है अपनी आत्मकथ्य, उसके बारे में बात की गई है। तो आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी आपके हंस के अंदर। इसी प्रकार से कवि ने स्वयं की तुलना किससे करी है? तो यहाँ पे कवि ने थके हुए पथिक से अपनी तुलना करी है। ऐसे ही इसमें मोस्ट प्रश्न की बात करें तो मधु किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका भौरे का पर्यायवाची है। और ये कंथा वाला मोस्ट है, ये कंथा वाला आपका एग्जाम में आ सकता है। प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है गुदड़ी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है ये जो पहला प्रश्न है भी मोस्ट है। देखो, यह है गागर रीति। गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो गागर रीति से कवि का अभिप्राय है कि खाली घड़ा अर्थात उपलब्धियों से रहित असफल जीवन, खाली घड़े की तरह ही कवि का जीवन भी महत्वहीन है। उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। ये भी मोस्ट प्रश्न आपका चौथा। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कवि ने क्यों कहा? तो कंथा का अर्थ क्या होता है? गुदड़ी होता है, जो निर्धनता का प्रतीक है। अपने जीवन की कहानी को परत दर परत खोलने पर भी सुख के नहीं बल्कि संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कहानी को क्या गाऊं? आपने अपने अतीत को पूरी तरह उधेड़ कर रखने से क्या फायदा? इसका मतलब ये है। ठीक है। ऐसे ही आपका जो अगला प्रश्न आपका, कंथा शब्द किसका प्रतीक बनकर उभरा हुआ है? ये बार बार हम बता रहे हैं कि ये गुदड़ी का प्रतीक बनकर उभरा हुआ है। ये प्रश्न भी आपका मोस्ट है। कवि मौन रहकर दूसरों की कथा क्यों सुनाना चाहते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। कवि का जीवन निराशा, दुख, पीड़ा से ओतप्रेत है। कवि किसी महान उपलब्धि के प्राप्तकर्ता नहीं समझते स्वयं के जीवन को, अतः औरों को प्रेरणा स्वरूप इनके जीवन की कोई महानता न होने कारण कवि ने मौन रहना ही स्वीकार कर लिया है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं और मोस्ट प्रश्नों की बात करें यहाँ पर। तो अब अगला जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये भी अच्छे कवि हैं और इनकी बात करें हम थोड़ा सा देख लें इनके बारे में भी। ये बंगाल के महिसादल में इनका जन्म हुआ 1899 के अंदर और ये गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के हैं मूलतः। और इन्होंने 9वीं तक जहाँ पे इनका जन्म स्थान था वहीं पे पढ़ाई करी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इसकी रचनाएं हैं। और इसके बाद में बात करते हैं इनकी जो कविता है यहाँ पर, उस कविता की बात करते हैं। तो कविता उत्साह नाम कविता है। इसमें कौन सा रस है? तो ये तो आपको पता होगा, वीर रस की बात कर रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है? ये बढ़िया प्रश्न है, ये इसके ऊपर आपका प्रश्न बन सकता है। तो ललित ललित घेर घेर में आपका अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पंक्ति में किसकी आवा हट नहीं रही? तो यहाँ पे आंसर है फागुन की। पाठ पाठ शब्द का तात्पर्य क्या है? ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो पाठ पाठ का मतलब होता है जगह जगह। इसके बाद में निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था समन्वय और मतवाला का। अब इनमें प्रश्नों की मोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर घेर घेर गोर गगन, ये आपका मोस्ट प्रश्न है। कवि बादलों से ऐसा क्यों कहता है? तो इसका आंसर है कवि बादलों से ऐसा इसलिए कह रहा है कि यह आकाश मानव धरती का संरक्षक है, इसलिए बादल आकाश में छाकर धरती की तपन दूर करने के लिए छाया कर दे। अपनी जल वर्षा से शीतलता प्रदान करें। ग्रह वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो घेर घेर शब्द दो बार आया है इसलिए पुनरुक्ति हो गया। और यहाँ पर जो गय 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 शब्द बार बार आ रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है इसके अंदर। इसके बाद में आगे बात करते हैं धरती के निवासी बेचैन क्यों हैं? तो ये आप देख ले, धरती के निवासी हैं जो गर्मी की तपन के कारण व्याकुल हैं। और फिर अगला पॉइंट है आपका नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में बात करें तो ये बिहार के हैं। 1911 में जन्म हुआ इनका और बाबा इनका उपनाम था। इनका जो मूल नाम था स्नेहपूर्वक लोग बाबा कहकर पुकारते थे इनको। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन कहकर भी पुकारा गया है। तो ये देखो बढ़िया प्रश्न है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि किस कवि को ढक्कन कहकर पुकारा गया था? वो कवि थे नागार्जुन। ठीक है। और मैथिली में इनको यात्री के नाम से रचना कार्य करते थे।
और ये घुमक्कड़ी थे, अक्कड़ स्वभाव के थे, व्यंग के धनी थे और इनको आधुनिक युग का कबीर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप, आधुनिक युग का कबीर, ये प्रश्न आपका बन सकता है। आधुनिक युग का कबीर किस कवि को कहा जाता है? तो वो है आपके नागार्जुन। ठीक है, और इन्होंने फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में फिर ये क्या कहलाए? नागार्जुन। और इनकी जो रचनाएं हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार भावों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे इनकी रचनाएं हैं। और फिर बाद में बात करते हैं यहाँ पर इनके जो मोस्ट प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो छविमान शब्द का अर्थ क्या होता है? छविमान का सुंदर होता है। दूध, दही, शहद, जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मधुर मधुर मधुपर्क, मधुपर्क कहते हैं इसको ना। बढ़िया प्रश्न है। मोस्ट आपका उल्टा पूछ ले, मधुपर्क किसे कहते हैं? तो आपको बताना है दूध, दही, शहद व जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण। कवि ने यहाँ बांस बबूल किसे कहा है? तो स्वयं को बोला है इसने। और यहाँ पर प्रश्न की बात करें आगे, तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न मोस्ट होगा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। क्या लाइन है इसमें? अलंकार क्या है ये बताना है आपको। तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति। ठीक है। परस व फूल शब्द, ये कैसे शब्द है? ये आपके तद्भव शब्द है, परस व फूल। अब यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं मोस्ट। तो मोस्ट प्रश्नों के अंदर यहाँ पर आपका ये प्रश्न मोस्ट है, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उन तत्वों की और जिनके संयोग से फसल तैयार होती है, जैसे जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव श्रम। बाकी आप पूरा आगे पढ़ लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न मोस्ट है इसके अंदर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को कैसी लगती है? तो बालक की दंतुरित मुस्कान कवि को बहुत ही सुंदर लगती है। कवि उसकी मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। ठीक है। पानी का जादू का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे पानी में मिश्रित जीवनदायी अमृत तत्व जिन्हें मानकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। फसलें सैकड़ों नदियों के जल से सिंचित होकर जन्मती हैं और बढ़ती हैं। इसके बाद में अगले कवि हैं आपके मंगलेश डबराल, और इनका जन्म देहरादून में हुआ, टिहरी गढ़वाल के अंदर। इनकी कविताएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह। और यहाँ पे अंतरा का पूछे आपको मतलब, तो क्या है अंतरा का मतलब? गीत का चरण। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है मूल स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। इसके बाद में इनमें मोस्ट प्रश्न की बात करें तो तार सप्तक, ये आपको पूछ सकता है। तो तार सप्तक क्या होता है? सप्तक का अर्थ होता है सात का समूह, और ये सात स्वर है आपके सारे ग में पे ध नि, ये आपके सात स्वर हैं। ठीक है, इसको आप देख ले अच्छे से, बिना किसी कारण ऐसे कोई प्रश्न में नहीं आएगा ऐसे तो। और यहाँ पर आगे बात करें मोस्ट प्रश्न की, तो इसके अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अब ये आपका आ गया गद्य खंड। अभी तक हम पढ़ रहे थे पद्य खंड, अब गद्य खंड की बात करते हैं। तो गद्य खंड में पहला पार्ट है नेताजी का चश्मा, और इनके राइटर कौन है? इनके राइटर स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा, तो यहाँ पर इसके अंदर जो मोटे मोटे प्रश्न है वो देख लेते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो ये लगाया था किसी बच्चे ने। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये पता होना चाहिए आपको, मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी ये मूर्ति। कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल रहा था? मोस्ट प्रश्न है। कैप्टन देशभक्त था, शहीदों के प्रति आदर भाव था उसका। वह नेताजी की चश्माविहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक के द्वारा वैसा चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था। मूर्ति पर फिर दूसरा चश्मा लगाना उसको पड़ता था। ठीक है। इसके बाद में हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा था? तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि ये कैप्टन कौन है, नेताजी का साथी या उनकी फौज का सैनिक? इसके बाद में दूसरा आपका पार्ट है बाल गोविंद भगत, बहुत ही मोस्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, रामवृक्ष बेनीपुरी का पार्ट है ये। और इस पार्ट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट में तो प्रश्न डेफिनेट आएगा आपका। ठीक है। इसमें देखो ये वाला प्रश्न मोस्ट है, बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? भगत का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली जाती है। विरहिणी आत्मा का परमात्मा प्रियतम से मिलन आनंद का उत्सव होता है, इसलिए हमें रोने की आवश्यकता कहाँ है, हमें तो हंसना चाहिए। तो ऐसे उनके विचार थे। इसके बाद में बात करें आगे, और इसके अंदर ये गद्यांश तो आपको करने आते होंगे, आप गद्यांशों को देख लीजिएगा। और अगला पार्ट आपका लखनवी अंदाज, यशपाल जी का पार्ट है ये। यशपाल जी बहुत अच्छे कवि हैं। लेखक ने क्या सोचकर, मोस्ट प्रश्न है ये, सेकंड क्लास का टिकट लिया था?
तो लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया था। लखनवी अंदाज से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बढ़िया पार्ट है, बढ़िया प्रश्न, सॉरी। लखनवी अंदाज कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें दिखावटी जीवन शैली से हमेशा दूर रहकर वास्तविकता का सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन के स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ही महत्व है। जीवन में छोटे और बड़े दोनों का ही महत्व है। तो ऐसे इसमें संदेश है इसके अंदर। और फिर बाद में यहाँ पे देखते हैं आगे, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? मोस्ट प्रश्न नहीं है, तो खाली बैठे कल्पना करते रहना, ये उसकी पुरानी आदत थी। और फिर बाद में बात करते हैं आगे, अगला पार्ट आपकी एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी की कहानी है ये। और इसके अंदर जो ये तीसरा प्रश्न आपका मोस्ट है, पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है। तो इस पार्ट के आधार पर स्पष्ट करें आप। तो लेखक के 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र अजमेर के उसी मोहल्ले के रहे जिनके बीच उसका बचपन किशोरावस्था बीती थी। यानी कि जहाँ पे रहती थी वहीं के जो पात्र थे, वहीं के जो महिला पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में ये ऐड करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पड़ोस संस्कृति का मानव मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, तीसरा भी मोस्ट है, लेखिका के पिताजी के शकी स्वभाव पर क्या प्रतिक्रिया देती है? ये गद्यांश के ऊपर प्रश्न है, तो गद्यांश छांट लिखना है, और वैसे भी आपको ये पूछ सकता है। अगला पार्ट है आपका नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र का पार्ट है ये। यतीन्द्र मिश्र अयोध्या के हैं। और इसके अंदर बात करें हम प्रश्नों की, तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो नाम था उनका अमीरुद्दीन, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली थी? तो ये मिली थी रसूलन बाई और बतुलन बाई के द्वारा। बिस्मिल्लाह खान किस संस्कृति के प्रतीक है? तो ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक है। ये वाला प्रश्न मोस्ट है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को काशी की क्या देन है? काशी को क्या दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता का मूल्यवान संस्कृति दी। उन्होंने मुसलमान होकर गंगा को मैया माना, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था प्रकट कर काशी को जन्नत जैसा पवित्र बना दिया। इस तरह की आस्था से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में सहयोग किया, ठीक है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है, जो सरकंडा होता है उसको रीढ़ बोलते हैं, वह डुमराव में सोन नदी किनारे पर ही पाई जाने वाली घास से बनाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान भी है, ठीक है। इस प्रकार से इसके प्रश्न हो गए आपके मोस्ट, और ये जो पद्यांश आप कर लेंगे। अगला पार्ट आपका संस्कृति, बदंत आनंद कौशल्यान का पार्ट है ये, और इसमें संस्कृति की बात कर रहा है। तो लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो गई? मोस्ट प्रश्न है ये। लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब यह असंस्कृति बन जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम अगले पार्ट की। तो ये पार्ट आपका कृतिका, ये दूसरी किताब आ गई आपकी, और पहला पार्ट है माता का अंचल। तो यहाँ पे माता के अंचल में आपका ये वाला प्रश्न मोस्ट है, देहाती दुनिया उपन्यास में लिया गया पार्ट है। तो ये माता का अंचल हो गया आपका। इसके बाद में उतान शब्द का अर्थ क्या होता है? उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। इसके बाद में बचपन में लेखक के अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो वो खेलते कुश्ती। इसके बाद में अमोला किसे कहते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है। अमोला आम का उगता हुआ पौधा होता है, उसको अमोला बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो यहाँ जो प्रश्न मोस्ट है आपका, तो ये बढ़िया प्रश्न है, इसके अंदर ये आप इसको तैयार कर लेना। माता का अंचल पार्ट से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद में दूसरा पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी। तो इसके अंदर मोस्ट प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न मोस्ट है, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो ये कहा उसने मेहनतकश बादशाहों का। और इसके बाद में बात करें गंगटोक में श्वेत पताकाओं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? तो गंगटोक में श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं शोक के अवसर पर। और इसमें मोस्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? इसको आराम से आप कर सकते हो। अगला पार्ट मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसमें
आपको जो मोस्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है प्रतिकारण वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता, तो ये होता है बाहरी दबाव के प्रति। और लेखिका ने हिरोशिमा कविता कब लिखी थी, तो ये कब लिखी थी, इसमें आपको स्थान पूछ रहा है कहाँ लिखी, तो लिखी हिरोशिमा के अंदर। और इसके बाद में इसमें प्रश्नों की बात करें मोस्ट की, तो ये वाला प्रश्न मोस्ट है आपका, मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न के उत्तर में लेखक ने क्या कारण बताया है। और फिर अगला पार्ट आपका व्याकरण आ गया। तो व्याकरण के अंदर जो गद्यांश पद्यांश तो आप करना है, ये आप कर लोगे इसको, तो और इसको आराम से करिए आप, उसमें देख के करें, ध्यान से करें। विज्ञापन लेखन आपका, तो विज्ञापन लेखन की बात करें मोस्ट विज्ञापन लेखन की, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मोस्ट कौन सा है आपके लिए जो आपको कल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न मोस्ट है आपका। और इसके बाद में और बात करें हम पत्र लेखन की बात करते हैं, तो पत्र आपका यहाँ पे औपचारिक ही आने वाला है। जैसे यहाँ पर इसमें भौतिक भ्रमण के लिए जाने की अनुमति मांग रहे हो आप, तो ये मोस्ट प्रश्न ही आपका इस टाइप का ही प्रश्न आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यही प्रश्न आएगा, इस टाइप का ही आएगा। तो लेटर तो लिखना आपको आता है ही। और आगे बात करते हैं निबंध लेखन की, तो निबंध की बात करते हैं यहाँ पर। तो निबंध देखो पर्यावरण प्रदूषण का निबंध डेफिनेट आएगा आपका। और इसके बाद में एक ये जो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार लोक संस्कृति है, ये भी पक्का आएगा, इसको आप देख लेना आप आराम से। और आतंकवाद का प्रश्न आता है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आ सकता है आपका, ये निबंध है। आप तीन तैयार कर लेना आपके हिसाब से, ठीक है। और निबंध कैसा भी आया आप उसको आराम से कर सकते हो। संज्ञा है आपकी, तो संज्ञा को तो पता है ही आपको, व्यक्तिवाचक की आपको आपकी संज्ञा पूछ सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक और व्यक्तिवाचक देख ले आप, ये दोनों आपको पूछ सकता है। सर्वनाम की बात करें यहाँ पर निजवाचक के बारे में पूछ सकता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद में विशेषण आपके, तो इसमें आपको गुणवाचक की परिभाषा पूछ सकता है आपको। तो गुणवाचक क्या होते हैं, जो गुण दोष दशा रंग रूप आदि का बात करते हैं उनको गुणवाचक बोलते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्रिया है, तो क्रिया के अंदर क्रिया के भेद पूछ सकता है आपको। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद में अव्यय आपके, तो अव्यय के अंदर आपको रीतिवाचक वाला पूछ सकता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा क्रिया की शैली ढंग तरीके को प्रकट किया जाता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। संधि की बात करें तो संधि आपकी स्वर संधि का एग्जाम्पल आपका आ सकता है, और ये एग्जाम्पल रमेश का या सदैव का आपका एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर और बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, तो आपको अन्वय का एग्जाम्पल पूछ सकता है। और यहाँ पर इसमें बात करते हैं मातृपदेश या पितृच्छा, इनमें से तो इतना हार्ड तो नहीं देगा, बट देख लेना आप इसको भी। यहाँ पे पवन की आ सकती है या नायिका की आ सकती है आपकी। इसके बाद में यहाँ इनमें से बात करते हैं तो महोर्मी आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर, और महेंद्र देवेंद्र ये आ सकते हैं आपके, रमेश का आ सकता है। और वृद्धि संधि की बात करें सदैव का एग्जाम्पल आपका आ सकता है। और इधर दीर्घ संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कविंद्र का एग्जाम्पल आ सकता है आपका, अधीक्षक का एग्जाम्पल आपका आ सकता है। और यहाँ पर अब ये आ गई व्यंजन संधि, यहाँ वागीश का एग्जाम्पल आपका मोस्ट है, सदुपदेश का भी मोस्ट है आपका, जगदीश का भी मोस्ट है। और यहाँ पर इनमें से बात करते हैं तो ओनियन का एग्जाम्पल आपका आ सकता है। और इसमें आगे देखते हैं मोस्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, संस्कृत ऐसा कुछ नहीं आएगा इसमें। सज्जन का एग्जाम्पल कई बार रिपीट होता है तो आप इसको देख ले अच्छे से। और अनुच्छेद का भी आपको एग्जाम्पल पहुँच सकता है। अभिषेक का आपका क्या संधि विच्छेद होगा या याद कर ले आप इसको। युधिष्ठिर का भी आपको देखना है। और अब आगे विसर्ग संधि, नमस्ते का एग्जाम्पल आपका आ सकता है कल। यशोदा का भी आपका एग्जाम्पल आया हुआ है, और मनोरोग का भी आया हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए जो आपके बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ज्योतिर्मय का भी आपका एग्जाम्पल आ सकता है, धनुष्टंग का एग्जाम में आया हुआ है। निरोग शब्द का एग्जाम्पल आपको देखो चॉइस में आया हुआ है, तो इनको आप देख ले आराम से, ठीक है। इसके बाद में उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्गों के अंदर आपका जो उपसर्ग मैन है, अनु का एग्जाम्पल देख लें आप एक, तो निर का एग्जाम्पल भी देख ले। और इसके बाद में अधि उपसर्ग, और विदेशी उपसर्ग क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। हम हैं जैसे हम सफ़र, हम जोली, हम वतन, सरताज, सरपंच, सरवाले हैं। और फिर प्रत्यय हैं आपके, तो प्रत्यय के अंदर आपका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय एग्जाम्पल राइट पूछ सकता है आपको, ये क्या होता है। और इसके बाद में
प्रत्यय तो आप कर लेंगे शायद, समास भी आप कर लेंगे। समास के अंदर बात करें तो हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट समास के एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट समासों की बात करें तो यहाँ पे सप्ताह वाला एग्जाम्पल आपका आ सकता है, और यहाँ पर चतुर्भुज भी आ सकता है आपका, चक्रपाणी भी आपका एग्जाम्पल आ सकता है। यहाँ पे कृष्णार्जुन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। सुरासुर का आपको देखने को मिल सकता है। जब और का लोप होता है तो वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है, सुर और असुर। बहुब्री समास की बात करें, दशानन आपका एग्जाम्पल में आ सकता है, सुग्रीव आपका एग्जाम्पल में आ सकता है। अब ये मुहावरे आ गए, तो मुहावरे तो आपको आते होंगे, फिर भी आपको मोस्ट मुहावरे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि कौन कौन से आपको देखने हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो सामान्य वो तो आप कर ही लोगे, बट जो सामान्य नहीं है उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मोस्ट की अंधे के हाथ बटेर लगना, ये आपका एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपका गुलर का फूल होना, कई बार ये एग्जाम्पल बोर्ड में आ चुका है और तो रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। उल्टी गंगा बहाना, ये भी देख लेना। एक ही थैली चट्टे बट्टे, ये भी देख लेना। और आस्तीन का सांप, ये भी आपको आना चाहिए, मोस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। घी के दीप पर जलाना जानते हैं आप। चांदी का जूता मारना, ये अच्छा है। कलेजा मुंह में आना, छाती पर सांप लौटना, और इसके बाद में गांठ पड़ना, गुदड़ी का लाल, ये इंपॉर्टेंट है। और ढींग हाँकना, तूती बोलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसमें क्या है, हथेली पे सरसों का तो जानते हो आप। और इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं, बाकी आप एक बार देख लेना। लोकोक्तियों की बात करें हम तो यहाँ पे आँख का अंधा नाम नयन सुख, मोस्ट एग्जाम्पल है ये। गुणों के विपरीत नाम को बोलते हैं, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, ये देख ले आप। और इसके बाद में और बात करते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी लोगों के लिए होता है ये। और इसके अंदर चिराग तले अंधेरा, ये भी मोस्ट है। जो गुड़ खाए सो कान चिदाए, वाह, लाभ के लालच में कष्ट सहना। और इसके बाद में ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप उम्मीद है आराम से एक बार रिपीट कर लेंगे। और जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, कोई आपको डाउट है, तो या तो आप अपने सर से जाके कंसल्ट कीजिए, या अपने दोस्तों से, या फिर जो अपना जो फ्रेंड है, बढ़िया दोस्त है जिसको आता है, उससे कंसल्ट कीजिए। फिर भी आपकी हेल्प नहीं हो पाती तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए उसका वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।